अस्सलाम वालेकुम। तो एक्सरसाइज 6.1 इंशाल्लाह हम कवर करेंगे इस वीडियो में सारी की सारी। हर एक का टाइम कोड होगा डिस्क्रिप्शन में, आपको जो सवाल देखना है डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन दो तीन बातें सुन लें इसको शुरू करने से पहले। पहली बात यह है कि हर एक सवाल के अंदर कोई ना कोई कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, तो हम यूं किया करेंगे कि जिस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है उसी के मुतालिक थ्योरी में जो भी लिखा हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बुक पर मार्किंग भी करवाऊंगा, फिर उसके रिलेटेड हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। और इसके साथ आने वाले टाइम में बहुत सी अपडेट्स आने वाली है इस चैनल पर। तो उसके लिए आपने एक काम ज़रूर करना है कि आपने कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं तो उसके फर्स्ट कमेंट को देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगी मैं इंशाल्लाह फर्स्ट कमेंट में उसे पिन कर दूंगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, व्हाट्सएप चैनल पर भी आएँ ताकि आपको उन अपडेट्स का जल्द अज जल्द पता चल सके। वो बहुत ज़बरदस्त है, आपकी स्टडी को वो और आसान बना देंगे। तो अब अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जी, फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे उसका नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। अब ये क्या चीज़ होती है इसको समझेंगे, फिर अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, क्योंकि इसके बगैर वो होगा नहीं। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास ये कोई खाली जगह, एक प्लेन है, एक सीधी सरफेस है। मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करता हूँ कि एक मैं ये लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है, और एक मैं ये लाइन लगा लेता हूँ। तो मैंने दो लाइनें लगाई बिल्कुल सीधी सीधी एक दूसरे के ऊपर। ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब इन लाइनों को नाम दे देते हैं हमारे लिए आसानी रहेगी बात करने की। तो ये जो नीचे वाली लाइन है ना, इसे मैं कह देता हूँ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कह देते हैं हम। इसी तरीके से ये जो सीधी लाइन है इसे हम वाई एक्सिस कह देते हैं, वाई एक्सिस। तो मैंने दो लाइनें बना ली, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इन्हीं को ही हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। अब बुक में इसी चीज को लिखा हुआ डेफिनेशन की फॉर्म में। वो कहता है अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शंस ऑफ, कि ये कैसे बनता है जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। इंटरसेक्ट का मतलब ये है कि क्रॉस करती हैं, जैसे कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी। अब वो कहता है अ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन कॉल्ड द एक्सिस ऑफ एक्स और शॉर्टली एक्स एक्सिस, कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे कि ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, उर्दू में इसे उफ़की लाइन कहते हैं। कि ये लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं, और एक सीधी लाइन होती है जिसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। अ वर्टिकल लाइन कॉल्ड एक्सिस ऑफ वाई, जिसे वाई का एक्सिस कहा जाता है या फिर सिंपल वाई एक्सिस कह दिया जाता है। तो दो एक्सिस होता है बेसिकली, एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो फिर इस सारी जगह को हम क्या कह देते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन कह देते हैं, ठीक है। इनके ऊपर आप रीडिंग भी लिख सकते हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आप लिख दे 1 2। आपकी मर्जी है कि आप इसको जितने मर्जी फासलों में डिवाइड करके लिख लें। अब यहाँ इस साइड पे सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और इस साइड पे सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। तो -1 -2 -3। इसी तरीके से आप वाई एक्सिस पर भी रीडिंग लिख सकते हैं। ऊपर प्लस में आती है रीडिंग 1 2 3 जितनी मर्जी आप लिख लें, और नीचे की तरफ ये माइनस में आती है। तो -1 -2 -3, इस तरीके से आप इन पे रीडिंग लिखा करते हैं। अब ये जो एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलते हैं ना, ये पॉइंट है, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। इसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और अगली बात आपने ये नोट की कि जब मैंने अपने प्लेन पे ये दो लाइनें लगाई तो मेरा पूरा प्लेन बेसिकली चार हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक ये वाला हिस्सा, इसे जैसे कि यहाँ से लेके ये सारा, एक ये वाला हिस्सा हो गया ना, इसे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। एक हिस्से को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला होता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट। इससे बिल्कुल नीचे वाले को हम कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। और लास्ट में हमारे पास बचता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें आप गौर कर सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस तरह के नंबर आ रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। मैं ये ओरिजिन को फिलहाल यहाँ पे से रिमूव करता हूँ। दोनों पॉजिटिव है ना, तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होती है और वाई वाली भी पॉजिटिव होती है। दोनों को मैं पॉजिटिव करके लिख देता हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप देख सकते हैं कि एक्स वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है, तो -x, और वाई वाली पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव वाई लिख देता हूँ। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो दोनों ही नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी नेगेटिव आ रही है और ये भी नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो लिहाजा इसके अंदर x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है।
और फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ में ये तो पॉजिटिव आ रही है एक्स वाली वैल्यूज, लेकिन वाई वाली नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। अब ये बातें याद रखनी है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि कोई पॉइंट है, मान लें कि पॉइंट है 4 और -2, और आपसे पूछा जाएगा ये किस क्वाड्रेंट में अप्लाई में लाई करता है। तो सबसे पहले देखें एक्स पॉजिटिव है और दूसरे वाला वाई नेगेटिव है, तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो ये पॉइंट फिर कहाँ पे मौजूद होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। यही सवाल है आपके एक्सरसाइज के जिसकी अभी आपने प्रैक्टिस भी कर ली। अब इन बातों को लिख लेते हैं, बुक में भी लिखी हुई है तो इनको जरा अच्छे से देख लेते हैं। दी एक्सिस मीट है पॉइंट कॉल्ड दी ओरिजिन, के एक्सिस एक पॉइंट पे मिलता है जिसे हम कहते हैं ओरिजिन, ये दरमियान वाला। उसके बाद डिवाइड द कोऑर्डिनेट प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, के ये जो ओरिजिन है या ये जो एक्सिस है ये आपके प्लेन को 4 हिस्सों में यानी कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर देते हैं। पॉइंट्स इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर पेयर, कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं उनके अंदर पॉइंट्स को हम ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑर्डर पेयर में क्या मतलब है कि जैसे कि मैंने ये पॉइंट्स लिखे थे, ये एक पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट्स को बता रहा हूँ मैं। अब ऑर्डर पेयर वो पॉइंट्स होते हैं जिनका ऑर्डर मैटर करता है, तरतीब से जिनको लिखा होता है कि पहले आपने एक्स को ही लिखना है बाद में आपने वाई को लिखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप वाई लिख ले बाद में एक्स लिख लें, ये तरीका नहीं है। तरीकेकार हमने डिसाइड किया हुआ कि पहले एक्स वाला पॉइंट आएगा और बाद में वाई वाला पॉइंट आएगा। और कोई भी दो पॉइंट्स एक दूसरे के बराबर सिर्फ उस कंडीशन में हो सकते हैं जब दोनों एक जैसे हो। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट है ना 2 और 3, और एक पॉइंट है हमारे पास 3 और 2, ये आपस में बराबर नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है, क्योंकि पहले वाला x को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और यहाँ पर x की वैल्यू 3 है, तो बराबर तो ना हुए, 2 3 के बराबर नहीं होता। तो यही बात होती है ऑर्डर पेयर में कि इसका ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चीज़ पहले है वो पहले ही रहेगी, जो बाद में है वो बाद में ही रहेगी। इन्हीं बातों को हमने लिख दिया। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी बना लेते हैं। मान लें कि मेरे पास कोई पॉइंट है, मैंने एक एग्जांपल पहले भी कर दी, एक और कर लेते हैं। मेरे पास एक पॉइंट है जी -2 और 2, तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया। अब ये पॉइंट इसके ऊपर लाई भी करता है। अगर आपको मैं बताऊं ना कि आप यहाँ पे कैसे इस पॉइंट को बना सकते हैं, आप देखें पहले वाला क्या था, x था, x को रिप्रेजेंट करता है ना, x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है +2। आप देखें x की वैल्यू -2 यहाँ पर है, मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रा करता हूँ, और y की वैल्यू +2 यहाँ पर है, मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रा करता हूँ। ये दोनों लाइनें मिल जाएंगी इस पॉइंट पर आके, तो ये वाला पॉइंट जो है मेरा यहाँ पर मौजूद होगा। इन लाइनों को आप रिमूव भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पे कौन सा पॉइंट मौजूद होगा, -2 और 2 वाला। इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स प्लेन में बना भी सकते हैं, ड्रा भी कर सकते हैं। फर्दर चलते हैं आगे। The first element is the x coordinate and the second element is the y coordinate। मतलब कि आप जो पॉइंट्स बना रहे हैं उसके अंदर फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो सेकंड आपका पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके y कोऑर्डिनेट को। तो सेकंड वाला रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपके y कोऑर्डिनेट को। ऐसे कर देते हैं कि फर्स्ट वाला x को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये कुछ बातें थी आपकी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन के हवाले से। अब मैं आपको बुक पर इसकी मार्किंग करवा देता हूँ कि ये बुक में चीज़ें कहाँ पर लिखी हैं, कैसे लिखी हैं, फिर हम इससे रिलेटेड जो सवाल है अपनी एक्सरसाइज के उनको सोल्व करेंगे। जी, आपका टॉपिक है बुक में 6.1, नाम है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन। अब इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी बातें वही हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, समझा दी हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, क्वाड्रेंट, ऑर्डर पेयर, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, सब कुछ लिखा है पैराग्राफ की शक्ल में। आप वहाँ से देख के इसको खुद बुक पे या नोट्सों पे तरतीब से लिख लें, नहीं तो बुक में ये लिखा हुआ है, आप यहाँ से ही मार्किंग कर लें। बाकी ये वाला ग्राफ भी मैंने आपको समझा दिया, क्वाड्रेंट 1 2 3 4 सब कुछ हमने कर लिया हुआ है। नीचे भी उसने वही चीज़ बता दी कि ये कोई पॉइंट है तो उसका पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट होगा और दूसरे वाला वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो यही थी बुक की मार्किंग। अब अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो 6.1 और पहला क्वेश्चन है, इसमें वो कहता है नेम द क्वाड्रेंट इन विच ईच पॉइंट लाइज। आपने बताना है कि ये जो पॉइंट है ये किस किस क्वाड्रेंट में मौजूद है, उन क्वाड्रेंट का नाम बताना है। अब इसके ऊपर मैं पहले बता चुका हूँ, इससे पहले थ्योरी में मैं वही वाली सारी बातें, यानी कि वो जो हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया था मैं यहाँ पर भी बना देता हूँ ताकि आपके लिए आसान रहे
जज करना कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर मौजूद है। अब जैसे कि पहला पॉइंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि 4 और 3 दोनों पॉजिटिव है, मतलब x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। अब ये कहाँ पे हो रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो रहा है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो लिहाजा ये पॉइंट कहाँ पे मौजूद होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर मौजूद होगा। तो इसी चीज को हमने लिख दिया कि कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। इसमें आप देखेंगे x वाली तो पॉजिटिव है लेकिन y वाली वैल्यू नेगेटिव है। अब ये काम कहाँ पे होता है, ये काम फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है। x देखें पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, बिल्कुल इसकी तरह। तो मतलब वो पॉइंट फिर कहाँ पे होगा, हमारे इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर मौजूद होगा। तो इसी बात को हमने लिख दिया कि ये कहाँ पे मौजूद है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मौजूद है। अब थर्ड वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि x वाली नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो ये सेम काम वही हो रहा है जो सेकंड क्वाड्रेंट में था, तो लिहाजा ये पॉइंट भी कहाँ मौजूद होगा, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। तो यहाँ हमने लिख दिया सेकंड क्वाड्रेंट। अब फोर्थ की बात करते हैं, इसमें दोनों पॉइंट नेगेटिव है। अब दोनों के दोनों जो नेगेटिव होते हैं वो इस वाले क्वाड्रेंट में मौजूद है। देखिए x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, और इस क्वाड्रेंट का नाम क्या है, 3 है। तो लिहाजा ये भी किस में मौजूद होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। इस तरीके से आपने आसानी से बता दिए। ये चीज जो है, जो कोऑर्डिनेट प्लेन है आपका, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन, इसके बारे में ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, फिर आप ये इजीली कर पाएंगे। ये चीजें एमसीक्यूज में भी आती हैं। इसी के साथ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या आपने इन सारे पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर बनाना है। तो हमें इसके लिए कोऑर्डिनेट प्लेन चाहिए, तो मैं कोऑर्डिनेट प्लेन को ड्रा कर लेता हूं। तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन। तो मैंने x और y एक्सिस बनाया, x एक्सिस पे रीडिंग लिख दी 1 2 3 4 6 तक, यहाँ पर भी -6 तक। फिर y एक्सिस पर मैंने रीडिंग लिख ली 8 तक और नीचे -7 तक, ठीक है। अब इनको जब आप बनाएंगे तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि हर पॉइंट के बीच का जो फासला है वो आपने बराबर रखना है। x एक्सिस पर और y एक्सिस के पॉइंट्स का आपस में फासला बराबर रखना है, इनका आपस में बराबर है। और ये जरूरी नहीं है कि जितना x में फासला रखा है उतना y के पॉइंट्स में भी हो, ये जरूरी नहीं है। बस ये है कि y के पॉइंट्स में जितना फासला है वो सब में फिर उतना ही फासला होना चाहिए, और जितना x के पॉइंट्स में फासला सब में उतना ही होना चाहिए। अब आती है बारी इनको ड्रा करने की, प्लॉट करने की। तो सबसे पहला पॉइंट है a, 3 और -3। 3 का मतलब x मेरे पास 3 है और -3 का मतलब y की वैल्यू -3 है। तो x की वैल्यू 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये रही। अब मैं यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन नहीं बल्कि नीचे की तरफ ड्रा करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास था माइनस, और माइनस वाई नीचे की तरफ ही बनेगा। तो मैं 3 से बिल्कुल एक सीधी लाइन नीचे की तरफ ड्रा कर दूंगा। और y मेरे पास क्या था, y भी -3 था, y -3 यहाँ पर है, तो यहाँ से भी मैं एक सीधी लाइन ड्रा कर दूंगा इस तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब ये दोनों सीधी लाइनें जिस पॉइंट पर एक दूसरे को मिल रही हैं वहां पर हम अपना पॉइंट बनाएंगे। तो ये दोनों यहाँ पे मिल रही थी, तो यहाँ पे हम अपना डॉट लगाकर अपने पॉइंट को बना लेंगे। बाकी ये जो लाइनें आपने लगाई थी इसको आप रिमूव कर सकते हैं। और अब अपने इस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये पॉइंट ए था और इसमें क्या क्या मौजूद है, 3 और -3, ये एक आ गया। अब नेक्स्ट है मेरे पास -3 और 3। अब b -3 है और x, जो x है वो -3 है और y मेरे पास 3 है। x की वैल्यू -3 यहाँ पर है और y की वैल्यू थी +3, y ऊपर की तरफ प्लस है, तो मैं यहाँ से फिर ऊपर की तरफ सीधी लाइन लगाऊंगा, ये आ गया। y की वैल्यू +3 यहाँ पर थी, तो एक यहाँ पर लाइन आ जाएगी इस तरीके से। अब ये दोनों लाइनें मिल गई हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी हम अपना पॉइंट बना देंगे बी वाला। ये ले डॉट लगा दिया। अब आप इन लाइनों को रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर अपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। तो ये मेरे पास पॉइंट बी है और बी के कोऑर्डिनेट थे -3 और 3, इस तरीके से। अब सी की बारी है। सी में है x की वैल्यू 5। अब x की वैल्यू 5 यहाँ पर है और आगे क्या था, y 7 था, तो ऊपर ही होगा पॉजिटिव y, तो y की वैल्यू 7 ऊपर की तरफ होगी। तो यहाँ से मैंने सीधी लाइन ड्रा कर ली। अब 7 यहाँ पर है, तो 7 से सीधी लाइन ड्रा करेंगे हम। दोनों लाइनें मिल गई, जहाँ पे मिलेगी वहां पर हम डॉट बना देंगे। नहीं जी, ये वो मेरा पॉइंट आ गया। अब इन लाइनों को भी रिमूव करते हैं और अपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये था सी वाला, सी पॉइंट है ये, पॉइंट सी, कोऑर्डिनेट्स हैं इसके 5 और 7।
इस तरीके से। लास्ट में आ जाता है डी। डी में आप देख सकते हैं कि एक्स भी माइनस में है, वाई भी माइनस में है, तो एक्स माइनस टू ये रहा और वाई मेरे पास -4 था, -4 ये है, तो मैं बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ आऊंगा और -4 से भी एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे यहाँ पर। अब दोनों मिल गए, जहाँ पे मिले वहाँ पे पॉइंट बनाएंगे हम। ये रहा हमारा पॉइंट, इन लाइनों को रिमूव कर दें, अपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लें। जैसे डी पॉइंट था ये, इसके कोऑर्डिनेट्स है -2 और -4। इस तरीके से आपने अपने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे ड्रा कर लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे, कोई मुश्किल काम नहीं था, बहुत आसान था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब हमने करना है। इसमें लिखा हुआ है नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। कि आपने इन वेक्टर्स की टेल और टिप के बारे में बताना, लेकिन पहले आपको ये तो पता हो वेक्टर्स किसे कहते हैं। तो अब हम इसी चीज को समझेंगे। पहले हम वेक्टर्स के रिलेटेड जितनी भी जरूरी चीजें हैं इस सवाल के लिए इंशाल्लाह वो सारी करेंगे, उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो पहले अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब हम समझते हैं कि स्केलर और वेक्टर्स क्या होते हैं। इसके बारे में आपने फिजिक्स में भी पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, तकरीबन वही सारी बातें हमने यहाँ पर भी डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्केलर किसे कहते हैं। तो स्केलर क्या होता है? अ स्केलर इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी को स्केलर कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। मिसाल के तौर पर मैस, टाइम, वॉल्यूम एंड पावर आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। ये सारी स्केलर क्वांटिटीज है क्योंकि जब भी इनकी बात होगी इनकी वैल्यू, इनकी मैग्नीट्यूड तो बताई जाएगी लेकिन इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी इस बॉडी का जो मास है वो 2 kg है, बात पूरी होगी। अब मुझे ये तो नहीं बताना पड़ा कि ये जो मास है ये लेफ्ट साइड पे 2 kg है, ऊपर नीचे कहाँ पे, कौन सी डायरेक्शन में इसका मास है। तो मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। तो लिहाजा मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरीके से बाकी सबकी भी बात है। अब बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास दोनों चीजें होती हैं। अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी हैविंग बोथ, दोनों चीजें कौन सी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिनके पास दोनों चीजें हो, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। अब मिसाल के तौर पर पहली वो बात करता है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में भी दोनों चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पर एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो अब आपको दोनों चीजें पता होंगी कि कितना डिस्टेंस है और डिस्टेंस की डायरेक्शन भी पता होगी कि किस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब क्या है हमारे पास, सारी की सारी वेक्टर क्वांटिटीज है क्योंकि इन सब की वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। अब चूंकि इनकी डायरेक्शन होती है तो इनको हम ड्रा भी कर सकते हैं। कैसे? जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स या कोई भी वेक्टर अमल कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में हम एक एरो बना देते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है यहाँ से यहाँ तक, इस डायरेक्शन में मूव करी है, तो मैंने यहाँ पे एक एरो बना दिया। इस एरो की मदद से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो बताएगी कि बॉडी ने कितना फासला कवर किया, और ये जो एरो बना हुआ है ये बताएगा कि किस डायरेक्शन में किया। तो दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं। इस तरीके से आप अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे यही आपका टॉपिक था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर एज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, कि वेक्टर को एक लाइन सेगमेंट के तौर पर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसी तरीके से किया जाता है। अब इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अ वेक्टर हैज अ टेल एंड अ टिप। एक वेक्टर के पास एक टेल होती है और एक टिप होती है। इसको नाम दे देते हैं। मैं इसको ए कह देता हूँ, यहाँ पे इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ। अब ये जो पॉइंट ए है बेसिकली इसे हम क्या कह रहे हैं, टेल कह रहे हैं, और पॉइंट बी को हम इसकी क्या कह रहे हैं, टिप कह रहे हैं। ठीक है। और इस पूरी जो वेक्टर की जो लेंथ है आप कह रहे हैं उसे हम ए कह रहे हैं, वेक्टर ए। ये सारा क्या है, वेक्टर ए है। आगे देखते हैं। द टेल पॉइंट ए इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट, कि इसकी ये जो टेल होती है जिसे हमने ए पॉइंट से रिप्रेजेंट किया हुआ, इसे हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। नेक्स्ट, द टिप बी इज कॉल्ड द टर्मिनल पॉइंट। इसकी जो टिप होती है जो पॉइंट बी से रिप्रेजेंट की जा रही है, इसकी टिप को हम टर्मिनल पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, वेक्टर का। नेक्स्ट बात है हमारे पास, इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर इज आल्सो टेकन एज द ओरिजिन ऑफ वेक्टर,
कि जो इनिशियल पॉइंट होता है, जैसे कि ए इनिशियल पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। ओरिजिन का ये मतलब होता है ना, कोई चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है, तो ए से शुरू हो रही है तो लिहाजा इसको हम ओरिजिन भी कहेंगे, इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं और इसकी टेल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट अ वेक्टर विद ए के ऊपर एरो और देन ए को बोल्ड करके भी लिख सकते हैं। मतलब 3 तरीकों से आप अपने वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि ये पूरी लाइन एक वेक्टर है ना, तो यहाँ तो मैं इस पूरी लाइन को ए कह दूं और ए के नीचे छोटी सी लाइन लगा दूं, इस तरीके से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या फिर मैं ए लिखकर ऊपर एरो लगा दूं, ऐसे भी किया जा सकता है। या फिर मैं इसको बोल्ड करके लिख दूं, मोटा करके ए लिख दूं, तो ऐसे भी किया जा सकता है। क्योंकि बोल्ड करना थोड़ा मुश्किल काम है, गंदा लग जाता है, तो हम नहीं करते। हम कौन से नोटेशन यूज करेंगे, या तो आप नीचे लाइन लगा लें या ऊपर एरो लगा लें, दोनों ही नोटेशन चलती हैं। बाज बुक्स में ज्यादातर ऊपर एरो यूज हो जाता है, लेकिन बाज में नीचे लाइन लगाते हैं। तो आपके बुक में नीचे लाइन लगाकर उसने वेक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ, तो हम भी लाइन लगाकर ही इसे रिप्रेजेंट करेंगे। आगे कुछ हमारे पास वेक्टर्स की छोटी छोटी टाइप्स हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। मान ले मेरे पास 2 वेक्टर हैं, बिल्कुल सेम उनकी मैग्नीट्यूड है। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब क्या है कि दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, ये वेक्टर ए हो गया, तो इसे क्या कहूंगा, ये इसका नेगेटिव है यानी कि उल्टा है, तो मैं यूं लिखूंगा माइनस ए। ठीक है, तो माइनस का जो निशान है वो बता देगा उसकी डायरेक्शन के बारे में। इस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। यही हमने लिखा हुआ है कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर हैज द सेम मैग्नीट्यूड एज द गिवन वेक्टर बट ऑपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये वेक्टर की सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो उस तरह के वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। यानी कि ये क्या है, इस वेक्टर का नेगेटिव है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि मान लें कि 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास और दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। मतलब इनिशियल पॉइंट सेम नहीं है लेकिन दोनों की लेंथ सेम है। जैसे एक ये वेक्टर हो जाए और एक ये वेक्टर है, दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है, बराबर लेंथ की है। इसे मैं वेक्टर ए कह देता हूँ, इसे मैं वेक्टर बी कह देता हूँ। दोनों अलग अलग वेक्टर है लेकिन दोनों की लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो लिहाजा हम इन्हें इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। हालांकि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, ये यहाँ से शुरू हो रहा था और ये यहाँ से शुरू हो रहा है। इनिशियल पॉइंट सेम हो या ना हो, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड यानी कि इनकी लेंथ और इनकी डायरेक्शन अगर बराबर है तो उन्हें हम इक्वल वेक्टर्स कहेंगे। यही आगे इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन है। 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल, कि 2 वेक्टर्स ए और बी हमारे पास इक्वल हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, अगर उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी सेम हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। उनके इनिशियल पॉइंट की पोजीशन को आप नजरअंदाज कर दें, बस उनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो लिहाजा ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की डेफिनेशन होगी, इक्वल वेक्टर की भी डेफिनेशन होगी। नेक्स्ट की बात रहेगी हमारे पास जीरो वेक्टर की, या जिसे हम नल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो वो कहता है वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट आर कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो और अ नल वेक्टर। के ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट मिल जाए, सेम हो जाए, उसे हम क्या कह देते हैं, ये हमारे जीरो वेक्टर है या फिर नल वेक्टर कह सकते हैं। इसका अगर आप यूं कह दें कि ये एक पॉइंट है, बस शुरू भी ये है एंड भी यही है, तो लिहाजा ये क्या है, एक नल वेक्टर। इसकी मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होती, इसकी मैग्नीट्यूड भी जीरो होती है, इसकी कोई लेंथ ही नहीं है ना, तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, जीरो होगी। आगे लिखा हुआ है जीरो वेक्टर हैज जीरो मैग्नीट्यूड, यही आगे लिखा हुआ है कि उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होती है, जीरो होती है। एंड इट इज पैरेलल टू एवरी वेक्टर, इसे हर वेक्टर के पैरेलल कंसीडर किया जाता है। मतलब आप यूं मान लें कि ये है एक जीरो वेक्टर, ये ए के भी पैरेलल होगा, ये बी के, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी कोई बन सकती है ना, ये इस तरह भी हो सकता है, उस तरह किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है, तो इसे हर एक वेक्टर के पैरेलल माना जाता है। अब यहाँ तक जितना हमने पढ़ लिया है इतना हमारा क्वेश्चन करने के लिए काफ़ी है। अब क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर कोई और कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर उसको समझेंगे, फिर उसके मुताबिक सवाल करेंगे। तो इतना काफ़ी है। इसकी मार्किंग अब मैं बुक से आपको बता देता हूँ कि ये चीज़ें बुक में कहाँ पर हैं और कैसे आपने कैसे करनी है, फिर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये आपका टॉपिक है 6.2 स्केलर एंड वेक्टर। तो इसमें सबसे पहले ये स्केलर की डेफिनेशन है, ये कर लीजिएगा, इसके बीच की एग्जांपल भी लिखी हुई है। नेक्स्ट पेज पे वेक्टर की डेफिनेशन है, ये भी सारी कर लीजिएगा यहाँ तक, इसमें एग्जांपल्स भी आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर एज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसमें ये सारा आपने करना है, इसमें सारी बातें हमने पढ़ी हैं, ये सारी की सारी करनी है। हर एक लाइन में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात की हुई है, जैसे टर्मिनल पॉइंट किसे कहते हैं, इनिशियल पॉइंट, और इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये सारी बातें। तो ये सारी मैं समझा चुका हूँ, इसलिए बस मार्किंग कराऊंगा। ये वेक्टर की डायग्राम भी आ जाएगी साथ में। आगे ये तीन वेक्टर है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, इसकी डेफिनेशन ये है, और आगे उसकी डायग्राम। उसके बाद आपके पास ये इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन है, यहाँ से ये सारी ये कर लीजिएगा, और ये इसकी डायग्राम हो गई। आगे है वेक्टर, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर की डेफिनेशन है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इसी के साथ आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें वो कहता है नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स, कि आपने बताना है इन वेक्टर्स की टेल और टिप क्या है। तो बहुत आसान चीज़ है, ये आप समझ चुकी हैं। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। अब टेल क्या होती है, और टेल वो वाला पॉइंट होता है जहाँ से वेक्टर शुरू होता है, और टिप वो पॉइंट होता है जहाँ जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है या जहाँ पे हेड बना होता है। अब इसमें देखें टिप क्या होगी, टिप आपके पास ए होगी, और टेल क्या होगी, ये बी वाली साइड होगी। तो इसी बात को हमने यहाँ पे लिख देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में टेल क्या है हमारे पास बी है, और टिप क्या है ए है। सेम अब इस क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो इसमें टेल हमारे पास पी हो जाएगी, और टिप जो है वो क्यू हो जाएगी, क्योंकि क्यू के साथ हेड बना हुआ है, तो वहां पे जा रहा है, तो लिहाजा वो हमारे पास हमारा टिप होगी। तो यही हमने लिख दिया, टेल पी है और टिप क्यू है। अब थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में टेल एस है और टिप आर है, तो थर्ड में टेल एस है और टिप आर हो गया। फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ में आप देख सकते हैं एम हमारा टेल है और एन हमारा टिप पर है, तो वही बात कि एम टेल है और एन टिप है। फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में ए हमारे पास टेल है और बी हमारे पास टिप है, तो लिख दिया हमने टेल ए है और टिप बी है। सिक्स की बात करते हैं। तो इसके अंदर जो टेल थी वो डी है और टिप हमारे पास सी है, तो वही बात कि टेल डी है और टिप हमारे पास सी है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, बहुत शॉर्ट सा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को समझने से पहले उसमें इस्तेमाल होने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले हम उनकी बात करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझते हैं, बुक पर मार्किंग करेंगे उसकी, और फिर हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट्स, कि अगर हम अपने वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ला कर रख दें तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पर मान लें कि मेरे पास ये एक्सिस है, वाई एक्सिस हो गया, और एक ये एक्सिस है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कोई वेक्टर आ जाए तो फिर उससे हम कैसे डील करेंगे, उसके बारे में अब हम सीखेंगे। तो कोई वेक्टर बना लेते हैं। मैं आप वेक्टर को यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए मैं उसको थोड़ा साइड से बना लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास कोई वेक्टर है, मान ले ये हो गया वेक्टर, या थोड़ा हाइट पे भी बना सकते हैं। ये एक वेक्टर आ गया, ठीक है। अब बेसिकली ये वेक्टर कैसे बनेगा, मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है, ठीक है। इनको मैंने मिला दिया तो इस डायरेक्शन में मेरे पास वेक्टर आ गया। मैं इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी लिख देता हूँ। इस पॉइंट को मैं पी कह देता हूँ, और मान लें जी इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो थे 4 और 3। इस वाले पॉइंट को मैं क्यू कह देता हूँ, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे 2 और 1। 2 और 1 नहीं कर ले चले, या 2 और 2 कर लें। ये मेरे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ये मेरे पास पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए। मैं रफली वैल्यूज ले रहा हूँ ताकि जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको इजीली समझ आ जाए। अब ये जो वेक्टर बनाया हमने, इसको अब हम कैसे लिखें, इसको अब हम कैसे रिप्रेजेंट करें। ये जो दो पॉइंट्स हो गए ना, लेकिन ये जो वेक्टर बना इसको अब हम कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके लिए थोड़ा काम हम और करते हैं। मैं यहाँ से इस पॉइंट से एक सीधी डायरेक्शन में वेक्टर बना देता हूँ। ये वेक्टर मेरा किस डायरेक्शन में बना, जिस डायरेक्शन में मेरा एक्स एक्सिस था, और यहीं से एक वेक्टर मैं ऊपर की तरफ भी ड्रा कर लेता हूँ। अब ये वेक्टर मेरा किस डायरेक्शन में बना, जिस डायरेक्शन में वाई एक्सिस था। अब ये जो मैंने वेक्टर बनाया नीचे, इसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ से लेकर
यहाँ तक इसकी लेंथ क्या होगी। बेसिकली इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास कैसे आएगी, P और Q इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स को मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास इसकी लेंथ आ जाएगी। मैं Q के कोऑर्डिनेट्स को दूसरी तरफ लिख देता हूँ ताकि यहाँ से हमें बार बार ये तंग ना करें, साइड वे रहे 2 और 2, क्योंकि और भी उधर काम करने तो फिर जगह कम हो रही है। ले जी, अब मैं ये बात कर रहा था कि अगर आपने ये चेक करना है कि ये जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर बना है इसकी मैग्नीट्यूड कैसे है, तो वो कैसे आएगी, आपने करना ये है कि इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 है और इसका 2 है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मेरे पास वेक्टर बना है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 2 होगी। अब मैं ये कैसे बताऊं कि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, बार बार लिख के बताऊं, उससे बेहतर है हमने एक आसान हल निकाला हुआ है कि जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वेक्टर होगा ना उसके साथ आपने एक वेक्टर बना देना जिसे हम कहते हैं आई। ये वेक्टर आई बना देना आपने इसके साथ, इस तरीके से वेक्टर आई बना देना। क्योंकि ये वेक्टर है तो इसके नीचे आपने लाइन लगानी है। तो ये जहां पे भी वेक्टर आई लिखा होगा उसका मतलब ये होगा कि ये जो वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, और ये जो 2 है ये इसकी मैग्नीट्यूड बता रहा होगा। तो अब आते हैं इस वाले वेक्टर की तरफ जो कि वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। अब वाई एक्सिस में जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, इन दोनों पॉइंट्स के वाई कंपोनेंट्स को माइनस कर दे। इसका वाई कंपोनेंट 3 है, इसका 2 है, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो वाई एक्सिस पे फिर मेरे पास क्या बच गया, 1। अब वाई एक्सिस वाला जो वेक्टर है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए जे लिख देते हैं, जे वेक्टर। जे जिसके साथ लिखा होगा उसका मतलब होगा कि वो जो वेक्टर है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन के लिए जे और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन के लिए आई हमने वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। अब इन ये जो वेक्टर था बेसिकली हमें तो इस वेक्टर को बताना था ना कि ये वेक्टर कैसे लिखेंगे। अब ये वेक्टर हमारे पास कैसे आएगा, इस वेक्टर के लिए हम अपना हेड टू टेल रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि आप अपने बाकी वेक्टर्स को जमा करें तो रिजल्टेंट वेक्टर आ जाता है। अब बाकी ये दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। अब जमा कैसे करेंगे, इसका ये वाला कंपोनेंट जो एक्स वेक्टर है वो 2i है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i प्लस वाई में 1j है तो 1j आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आपके पास ये जो वेक्टर था वो बन गया, आपने इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लिया इस तरीके से। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ कि ये सारे का सारे किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो मैं कहता हूँ ये वेक्टर ए है जिसके ये क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं। इस तरीके से आप अपने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ये फायदा होता है कि फिर आप वेक्टर्स को उसके ऊपर बाकी ऑपरेशंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वाले। तो ये एक तरीका होता है कि जब आप वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ले आते हैं तो वेक्टर को फिर इस तरीके से लिखा जाता है। उसके अंदर पहले वाला जो आपके पास होता है जो आई के साथ होता है वो एक्स कंपोनेंट होता है, और दूसरे वाला जो होता है वो आपके पास वाई कंपोनेंट होता है। उम्मीद है कि आप समझे होंगे। अब आते हैं इन चीज़ों को समझते हैं बुक में कैसे लिखा हुआ है। तो बुक में लिखा हुआ है वी इंट्रोड्यूस टू स्पेशल वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग दो स्पेशल जो वेक्टर है उनको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। आई अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा हम वेक्टर लेते हैं आई, और जे किसके अलोंग लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। जैसा कि हमने आपको बता दिया यहाँ पे कि जैसे कि जे है ना ये वाई एक्सिस के अलोंग था इसलिए यहाँ पे जे लगा दिया, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग था तो इसलिए यहाँ पे आई लगा दिया। फर्दर बोथ वेक्टर्स ओरिजिनेट एट द ओरिजिन एंड पॉइंट्स इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एक्सिस, कि ये दोनों जो वेक्टर्स हैं ये पॉजिटिव अपने रिस्पेक्टिव एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे और ओरिजिन से ओरिजिनेट होंगे, स्टार्ट होंगे। मिसाल के तौर पर अगर बात की जाए ये जो हमने जे कंपोनेंट बनाया तो बेसिकली ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसी के अलोंग यूं बनेगा और इसको हम जे कहेंगे। ये और ये दोनों पैरेलल हैं इसलिए इसके साथ भी हमने जे लगा दिया। इसी तरीके से ये जो एक्स एक्सिस है इसके लिए हमने जो नया वेक्टर बनाया हुआ है उसे हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसके अलोंग हो गया, एक्स एक्सिस के अलोंग हो गया। अब ये वेक्टर भी इसी के अलोंग था तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लिख दिया, आई लिख दिया। और वही बात वो ये कह रहा है कि ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस को ही बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और ये दोनों भी ओरिजिन से ही स्टार्ट होते हैं और किस डायरेक्शन में जाते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका एक्सिस जा रहा है ये उसी डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव
वैल्यूज की डायरेक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं हम पोजीशन वेक्टर की। अब ये क्या चीज़ है, ये भी इससे मिलती जुलती चीज़ है। अब इसमें मैंने क्यों अपने वेक्टर को यहाँ पे रखा था, इसीलिए ताकि आपको पोजीशन वेक्टर की ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए। अब यहाँ पर तो हमने अपने वेक्टर को आप देख सकते हैं कि रैंडमली किसी भी पॉइंट पे ले लिया था। पोजीशन वेक्टर में हमारा जो वेक्टर है वो बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होता है। अब इसको बना के दिखाते हैं आपको। एक ये एक्सिस आ गया हमारे पास और एक ये एक्सिस आ गया, ये एक्स है और ये वाई है। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमारा जो वेक्टर है बेसिकली ओरिजिन से ही स्टार्ट हो रहा होता है। तो कोई पॉइंट यहाँ पे बना लेते हैं हम, इस पॉइंट को हम पी कहेंगे और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स और वाई। अब इस पॉइंट की तरह मैं कोई वेक्टर ड्रा करूंगा इस तरीके से, तो ये जो वेक्टर मैंने ड्रा किया वो इस पॉइंट का क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया। बेसिकली ये वेक्टर क्या बता रहा है, इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ये ओरिजिन था, ओरिजिन को हम ओ कहेंगे और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 और 0 होते हैं। ये आ गया। अब इस पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको भी सेम तरीका यही है जैसे कि हम यहाँ पे करते थे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स कैसे आएगा, दोनों पॉइंट्स के एक्स को माइनस करके। इसका वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे आएगा, दोनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके। इसमें भी ऐसे ही है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, अब आप देखें जरा, दोनों के एक्स को माइनस करके। यहाँ पे एक्स 0 है, यहाँ पे बल्कि यहाँ पे तो एक्स कोऑर्डिनेट को हमने एक्स ही कहा हुआ है, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स -0 तो क्या बचेगा, एक्स ही बचेगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट में आ गया एक्स, साथ में हम क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। आई मेरे पास वेक्टर आ गया। प्लस वाई कंपोनेंट कैसे आएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई में से वाई को माइनस करके। इसका वाई में वाई लिखा हुआ है, इसके वाई कोऑर्डिनेट में 0 लिखा हुआ है, तो वाई -0 करेंगे तो वाई ही बचेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, वाई कंपोनेंट आ गया, जिसे हम साथ में जे लगाएंगे क्योंकि वाई कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है, उसके लिए हम साथ में जे लगाते हैं। तो ये मेरे पास आ गया मेरा पोजीशन वेक्टर। इसे आप ए से रिप्रेजेंट कर लें। अब इन्हीं की बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसको देखते हैं। लिखा हुआ है लेट ओ बी द ओरिजिन एंड पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट इन द प्लेन। कि मान लीजिए ओ ओरिजिन है और पी हमारे पास कोई पॉइंट है इस प्लेन के अंदर, और ओ पी मतलब ओ से पी जो हमारे पास वेक्टर बनेगा वो कैसे बनेगा, आपने x में से x को माइनस कर देना। अब x में से x का मतलब ये है कि इसका x कोऑर्डिनेट और इसका भी x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x में x है और यहाँ पे x में 0 है, तो x -0 करेंगे तो x ही बच जाएगा। तो मेरे पास इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो आ गया पोजीशन वेक्टर का। अब पोजीशन वेक्टर का y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, आप इसके दोनों पॉइंट्स के y कंपोनेंट्स को माइनस कर दे। इसका y कंपोनेंट y है, इसके y में 0 लिखा हुआ था, तो y -0 करेंगे तो y आ गया। वही बात जो हमने ऊपर की थी, यहाँ पे बकायदा नंबर थे, जैसे 3 में से हमने 2 को माइनस किया था तो क्या बचा था, तो 1, तो y कंपोनेंट में 1 आ गया। इसी तरीके से हमने x को कोऑर्डिनेट्स को माइनस किया, 4 - 2 किया तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया 2 आ गया। सेम वही काम यहाँ पे है। तो पोजीशन वेक्टर में यही होता है कि आपके पास ओरिजिन आ जाता है, तो ओरिजिन आने की वजह से फिर क्या होता है, हमें माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली अपने पॉइंट को देख लेते हैं, जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उन्हीं को ही मिला के हम अपना वेक्टर बना देते हैं। पहले वाले के साथ हमने आई लिख देना होता है, दूसरे के साथ हम जे लिख देंगे, तो हमारे पास हमारा ये वाला पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। यही बात उसने यहाँ पे भी साबित कर दी। वो कहता है कि ये जो चीज़ है ये फिर क्या बनेगी, इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ये हमारा पोजीशन वेक्टर है किसके रिस्पेक्ट से, ओरिजिन के यानी कि ओ के रिस्पेक्ट से। आगे उसने कहा हुआ है एक्स एंड वाई आर दी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली। सेम बातें वही रिपीट हो रही हैं कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल कंपोनेंट है। हॉरिजॉन्टल मतलब जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, वर्टिकल मतलब जो वाई एक्सिस के अलोंग है। ये बातें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब ये जो टॉपिक है ये फिलहाल अभी डिस्कस नहीं करेंगे, जब इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो तब डिस्कस करेंगे। अभी जितनी जरूरी बातें थी वो हमने कर ली, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी से बुक पे मार्किंग कर लें और फिर क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मार्किंग के बगैर तो फिर काम आधा रह जाएगा। तो ये टॉपिक हमने कवर किया। इसके अंदर पहले वो इंट्रोडक्शन बता रहा है और आगे जाके उसने वो सारी बातें बताई हैं कि हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यहाँ से यहाँ तक भी सारा आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है जी पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो ये आपने लाजमी करना है, ये डेफिनेशन भी है और ये सारा का सारा ही आपको करना है, और इसकी डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चीज़ें कवर की थी, इसकी मार्किंग हमने कर ली। तो ये सारी मार्किंग हमने कर ली। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 आ गया और इसका पार्ट 1 है। वो कहता है जी राइट वेक्टर ए बी इन दी फॉर्म ऑफ, कि आपने अपने वेक्टर ए बी को इस फॉर्म के अंदर लिखना है। तो काम शुरू करते हैं। अभी आपको समझाया, बेसिकली उसने दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इनको मिला के कोई वेक्टर बनता होगा। अब आपने इस वेक्टर को लिखना है इस तरह की शक्ल में। वो कैसे लिखते हैं अभी हमने सीखा कि तरीकेकार ये है कि आपने इस वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट बनाना है, आप इन दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें, वाई कंपोनेंट बनाने के लिए दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर दें। कुछ इस तरीके से होगा कि मुझे क्या बनाना है, वेक्टर ए बी, ये कैसे आएगा, इसका एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा, दोनों के एक्स को माइनस करके। तो सेकंड पॉइंट बी था, तो इसका एक्स में से मैं माइनस कर दूंगा पहले वाले पॉइंट का एक्स वैल्यू को, तो ए वाले का एक्स 1 था, तो यहाँ पे 1 आ गया। अभी इनको माइनस करके मेरे पास आएगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, आई वेक्टर यूज करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। प्लस अब मैं y में से y माइनस करूंगा, तो सेकंड वाले का y 4 था, इसमें से मैं माइनस करूंगा पहले वाले का y, तो उसके वो -7 उसके साथ पहले भी माइनस है, तो ब्रैकेट में -7 हम लिख देंगे। अब ये चूंकि y कंपोनेंट आएगा तो साथ में मैं j लगाऊंगा, क्योंकि y कंपोनेंट के लिए j इस्तेमाल होता है। अब इनको माइनस कर देते हैं, इनको देखिए दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होके ये -3 बन जाएगा, साथ में आ जाएगा i प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 7। चलें एक स्टेप और कर लेंगे हम, अगले स्टेप में इनको जमा कर लेते हैं। तो माइनस के 3 आई कैप, कैप नहीं सिंपल आई, प्लस अब यहाँ पे देखिए 4 + 7, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, साथ में आ जाएगा जे। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, वेक्टर ए और बी आ गया, और यही हमें फाइंड करना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके हैं, बहुत आसान है ये इसका पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 करते हैं इसका। तो ये इसका पार्ट 2 है। सिमिलरली सेम ऐसे ही करेंगे। तो पहले मुझे वेक्टर ए बी फाइंड करना, तो मैं लिखूंगा वेक्टर ए बी, ऊपर एरो लगाएंगे। कैसे आएगा, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, तो बी का एक्स 12 है माइनस इसका एक्स 8 है, इनको माइनस करके एक्स कोऑर्डिनेट आएगा जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस अब दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे वाई 3 है, माइनस करूंगा इसका वाई 9, माइनस करेंगे तो ये वाई कंपोनेंट के लिए जे आ जाएगा। अब देखिए 12 में से 8 को निकालेंगे तो 4 बचेगा, साथ में आ गया आई आएगा, और प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा -6 बच जाएगा। अब देखिए बाहर प्लस अंदर माइनस है, तो प्लस माइनस होके माइनस ही बचेगा। तो फाइनली आ गया जी 4i प्लस माइनस माइनस 6j। तो ये मेरे पास मेरा वेक्टर ए और बी बन गया। यही हम फाइंड कर रहे थे। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया और इसके दोनों पार्ट भी हमने कर लिए। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले भी हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो मैग्नीट्यूड वाला था। तो पहले हम वो समझेंगे, फिर अपने क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है जी मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अभी आपने ऊपर बात की थी वेक्टर कोऑर्डिनेट्स की और पोजीशन वेक्टर की, तो अब हम इसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट की जा सकती है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना एक्सिस बना लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ पे बीच में हम कोई अपने दो पॉइंट्स बना लेते हैं। एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे है जिसे हम Q कह देते हैं या P कह देते हैं इसको, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हो जाएंगे x1 और y1। एक मेरे पास पॉइंट यहाँ पर है, इसे हम Q कह देते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 और y2। अब मैं जब इनको मिलाऊंगा तो मेरे पास एक वेक्टर बन जाएगा। ये इस तरीके से ये मेरे पास आ गया एक वेक्टर। अब इस वेक्टर के x और y कंपोनेंट्स भी आप बना सकते हैं। मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इसका एक्स वेक्टर आ जाएगा या एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसका वाई कंपोनेंट आ जाएगा। इस तरीके से ये आ गया एक्स कंपोनेंट, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये आ गया वाई कंपोनेंट। अब ये जो एक्स कंपोनेंट आया, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, दोनों पॉइंट्स के एक्स वालों को माइनस करके। इसका एक्स x2 था माइनस इस वाले का एक्स क्या था, x1 था।
ठीक हो गया। अब वाई एक्सिस, वाई जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कैसे आएगी, दोनों के वाई को माइनस करके। इसका वाई y2 है, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा इसका वाई y1। ठीक हो गया। अब इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, इसे हमने P कहा, इसे Q कहा, तो इसे हम R कह देते हैं ताकि फर्दर काम करना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। मैं ये बात यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि P से Q, P से R जो मेरे पास वेक्टर है PR, ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड या इसकी वैल्यू मेरे पास कैसे आ रही है, ये आ रही है x2 माइनस x1। साथ में मैं ये ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड इसका एक डिस्टेंस है, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब मैं इसकी भी बात कर लेता हूँ कि इसका जो y कंपोनेंट था यानी कि QR कह लें या RQ कह लें, एक ही बात है, तो मैं QR कह देता हूँ। तो QR जो था मेरे पास उसकी वैल्यू मेरे पास आई है y2 माइनस के y1। ठीक है। अब आप इस पे गौर करें तो ये एक ट्राइंगल बनी हुई है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। तो जब 90 डिग्री का एंगल होता है तो उसके ऊपर आप एक थ्योरम यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम ये कहता है कि आपके पास अगर ट्राइंगल है, उसके हाइपोटेन्यूज का आप स्केयर लें। हाइपोटेन्यूज क्या है, P और Q। तो मैं हाइपोटेन्यूज का स्केयर लेता हूँ, PQ, इसका स्केयर बराबर होगा बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। बेस हमारे पास है P और R, बेस का स्केयर आ गया, प्लस परपेंडिकुलर है Q और R, प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। अब PQ बेसिकली मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की फाइंड करनी है। इसके ऊपर क्या मौजूद है, स्केयर मौजूद है, तो स्केयर मैं खत्म कर देता हूँ। खत्म करने के लिए मुझे दोनों तरफ अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो PQ स्केयर, यहाँ पर भी अंडर रूट आ गया और इस पूरी वैल्यू के ऊपर भी अंडर रूट आएगा। PR का स्केयर प्लस के QR का भी स्केयर हो गया। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल आ गया मेरे पास P और Q इज इक्वल टू, यहाँ पर इनकी वैल्यूज आप पुट कर दें। P और R, PR की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो है x2 माइनस x1। तो PR की जगह पे आ जाएगा x2 माइनस के x1, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाए और ऊपर ये वाला स्केयर आ जाएगा, प्लस QR की अगर बात की जाए, QR वो है y2 माइनस y1, तो QR की जगह पे आ जाएगा y2 माइनस के y1 और इसके ऊपर भी स्केयर है तो स्केयर आ जाएगा। ये आपके पास मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला आप तब यूज करेंगे जब आपके पास दो पॉइंट्स दिए हों, जैसे कि Q और P, दो पॉइंट्स को मिला के वेक्टर बन रहा है, तो फिर आप इस फॉर्मूले से उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे। लेकिन अगर आपके पास सीधी तरह पोजीशन वेक्टर ही दिया हो, जैसे कि हम पोजीशन वेक्टर आपको पता है ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो उस केस में क्या होगा, मिसाल के तौर पर मैं एक वेक्टर आपके सामने बनाता हूँ। एक वेक्टर है, इस तरीके से एक्सिस बना लेते हैं और यहाँ से ये मेरे पास वेक्टर है, ये मेरे पास पॉइंट P है और इसके कंपोनेंट्स है x और y, और ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे O और P इस वाले वेक्टर की अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो मैं अपने इस वेक्टर को पहले लिखता हूँ। OP वेक्टर में मेरे पास क्या आएगा, आपको ऊपर बताया था पोजीशन वेक्टर के केस में कि जब आपके पास एक ही पोजीशन वेक्टर जब होता है, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होता है, तो वो वेक्टर कैसे हम बनाते हैं, अपने पॉइंट्स के x और y कंपोनेंट्स को लिख देते हैं, तो वही हमारे पास हमारा वेक्टर बन जाता है। तो अब इसमें भी वही केस है। अब ये जो मेरे पास वेक्टर है बेसिकली कैसे बनेगा, इसका x कंपोनेंट क्या होगा, जो इस पॉइंट का x है, तो इसका x में x से लिखा हुआ है तो इसका x कंपोनेंट बन गया, प्लस y कंपोनेंट क्या होगा, जो इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट का y एक कोऑर्डिनेट है, तो वो y में y लिखा हुआ है तो यहाँ पे y आ जाएगा, तो y कंपोनेंट हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो जब आपके पास पोजीशन वेक्टर होता है, तब आपने अगर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है तो वो बहुत आसान काम हो जाता है। उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीकेकार फिर ये हो जाएगा कि आपने सिंपल इनके x और y कोऑर्डिनेट्स का स्केयर ले लेना है, जैसे कि x कोऑर्डिनेट का स्केयर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्केयर। इस तरीके से आपके पास पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड आती है इस फॉर्मूले से। और अगर उन्होंने आपको दो पॉइंट्स दिए हो तो आप इस तरीके से आएंगे, अगर आपको वेक्टर की फॉर्म में लिख के दिया हो तो ये, अगर पॉइंट्स की फॉर्म में दिया हो तो आप फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो यहाँ तक मैग्नीट्यूड है। अब नेक्स्ट टॉपिक जब इसके रिलेटेड आएगा तो इंशाल्लाह इसको तब डिस्कस करेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली एक चीज़ आपको बता दूं मैं, ये फॉर्मूला भी ना यहीं से बना है। अगर आप देखें ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 और 0। तो x में से 0 माइनस करेंगे तो x बचेगा, तो यहाँ पे x की जगह पे x आना था -0, तो x -0 करेंगे तो 0 बचना, x बचना था, तो यहाँ पे x आ गया। y2 माइनस y1, y2 की जगह पे यहाँ पे y था, माइनस y1 की जगह पे यहाँ पे 0 था, तो y -0 करना था तो y ही बचना था, तो y आ गया, ऊपर वाले स्केयर 7 आ गया। तो ये बेसिकली यहीं से बना है। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि जब पोजीशन वेक्टर आ जाएगा तो फिर इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम उसके x और y कोऑर्डिनेट्स का स्केयर ले लिया करेंगे। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें वो कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तरीकेकार आप सीख चुके हैं। आते हैं डायरेक्टली इसको सोल्व करने पे। तो मैग्नीट्यूड का तरीकेकार ये होता है कि आप सीधी लाइनें लगाते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपको बेसिकली डिस्टेंस बता रहा होता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव जिस वैल्यू ने हमेशा रहना होता है उसे मॉडुलस में लिख देते हैं। चलें जी, अब तरीकेकार क्या है कि आपने x कोऑर्डिनेट्स का भी स्केयर ले लेना है, प्लस इसके y कोऑर्डिनेट का भी स्केयर लेके यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू की बात की जाए तो यहाँ पर x की जगह पर -3 है, तो x की जगह पर आ जाएगा -3, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आएगा, प्लस y की जगह पर 2 है तो 2 आ जाएगा, ऊपर स्केयर था तो स्केयर भी आएगा। अब इसको सोल्व कर लें बस। देखिए, माइनस का स्केयर तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्केयर हो जाएगा 9, प्लस 2 का स्केयर हो जाएगा 4। दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा, तो √13 आपके पास आपके वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड आ गई, और यही आपका जवाब है। तो ये इसका पार्ट 1 हो गया। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। तो ये इसका पार्ट 2 है, इसी के नीचे से सोल्व करेंगे हम। तो चूंकि ये वेक्टर ए है, अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। वेक्टर के नीचे लाइन लाजमी लगानी है। तो तरीकेकार क्या है कि आप पहले वेक्टर ए लिखेंगे मॉडुलस की फॉर्म में। इसका फॉर्मूला हम पहले लिखते हैं। फॉर्मूले में आ जाएगा जी x कोऑर्डिनेट का स्केयर प्लस y का स्केयर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x की बात की जाए तो x की जगह पे 4 है तो 4 का स्केयर आ गया, प्लस y की जगह पर यहाँ पे -3 है तो -3 का स्केयर आ जाएगा। स्केयर ओपन कर देते हैं। 4 का स्केयर 16 होता है, माइनस का स्केयर प्लस और 3 का स्केयर 9 हो जाएगा। इनको जमा करेंगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, और 25 का जो अंडर रूट होता है वो हमारे पास 5 होता है। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। तो मेरे पास अब वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 5 आ गई, और यही हमारा जवाब है। इसी के साथ पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो ये रहा इसका पार्ट 3। तो पहले इसमें भी हम अपने फॉर्मूले को लिख देते हैं। तरीकेकार ये होता है कि पहले फॉर्मूला लिखें, बाद में आप उसमें वैल्यूज पुट करें। तो फॉर्मूले में आएगा पहले x कोऑर्डिनेट का स्केयर प्लस फिर y का स्केयर। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो x है, x की यहाँ पे वैल्यू है 1/2, तो x की जगह पे आ जाएगा 1/2 और इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस y की जगह पर है 3/2 तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और इसका भी स्केयर आ जाएगा। ये वेक्टर a की मैग्नीट्यूड आ रही है। अब इनके स्केयर्स को ओपन करेंगे हम। 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर 4 होता है, प्लस 3 का स्केयर 9 होता है और 2 का स्केयर 4 होता है। अब दोनों के नीचे 4 मौजूद है तो आप इनका एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा एलसीएम। जब सेम वैल्यू नीचे हो तो वही एलसीएम आता है, तो 4 आ गया एलसीएम। अब 4 से 4 कैंसिल तो ऊपर से बच गया 1, प्लस 4 से 4 कैंसिल तो ऊपर से आ गया 9, और 1 + 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 / 4। अब देखिए 10 का तो अंडर रूट हमारे पास नहीं होता, लेकिन 4 का होता है। तो 10 का अंडर रूट सिंपल 10 ही रहेगा, लेकिन 4 का अंडर रूट होता है हमारे पास, वो होता है 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास वेक्टर ए की भी मैग्नीट्यूड आ गई। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप ये सब समझे होंगे। अगर आपको कहीं पर इशू आता है तो आप ज़रूर कमेंट करें, अगर नहीं आता तब भी कमेंट करके बताएं। और वीडियो
दोस्तों तक शेयर कर दें। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लेकिन उस पर मूव करने से पहले हमें एक और कॉन्सेप्ट समझना है यूनिट वेक्टर का। तो पहले उसको समझेंगे, फिर बुक पे मार्किंग करेंगे और देन फिर हम आगे अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अब हम जो कॉन्सेप्ट समझेंगे उसका नाम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, यानी कि किसी वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें। मिसाल के तौर पर मेरे पास कोई वेक्टर है ए, ये क्या है, वेक्टर है, और कोई नंबर है, नंबर 2 3 4 कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं 2 3 4 कहने की बजाय इस नंबर को लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसके साथ ये कोई नंबर है, ठीक है, लैम्डा क्या है, आ नंबर, कोई भी नंबर है। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब बेसिकली होता क्या है मल्टीप्लिकेशन में, मान ले मेरे पास ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए था। जब मैं इस वेक्टर को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या करेगा, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर देगा। तो पहले इसकी लेंथ ये थी, फिर इसकी मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि अब इसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो अब मेरे पास जो नया वेक्टर आएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा ए। और ये दोनों वेक्टर्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाने के बाद वेक्टर जो नया आता है वो पहले वाले का क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ से एक टेस्ट भी हो जाता है कि अगर आपने चेक करना है कि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं कि नहीं है, तो आप बस ये चीज फाइंड कर ले कि क्या दोनों वेक्टर किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी का मल्टीपल है कि नहीं है, मतलब दूसरा वेक्टर पहले का मल्टीपल है कि नहीं है। इस तरीके से इसके रिलेटेड सवाल भी हैं, तो वो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं कि मैंने जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाया वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, फिर तो यही होगा जो यहाँ पर है, सीधा सीधा रहेगा। लेकिन अगर वो नंबर नेगेटिव हो तो फिर ये होगा कि मेरे पास जो नया वेक्टर आएगा उसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। फिर जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। तो मैं इसे यूं लिखूंगा माइनस लैम्डा ए, यानी कि अब मैंने जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाया था वेक्टर को वो नेगेटिव था। तो नेगेटिव ने क्या किया, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की, लेकिन मैग्नीट्यूड उसकी उतनी इंक्रीज हुई जितनी पहले इंक्रीज हुई थी, क्योंकि नंबर तो सेम है, बस अलामत का फर्क है। अब यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं बुक में भी कि इफ अगर आपका जो स्केलर नंबर है वो ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है वो पॉजिटिव है, देन बोथ ए एंड, ए का मतलब आपका वेक्टर ए एंड लैम्डा ए, और उसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो नया वेक्टर आएगा उसकी बात कर रहा है, तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। और अगर आपके पास जो स्केलर नंबर है जिससे आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो नेगेटिव है, जीरो से छोटा होने का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव है, तो फिर क्या होगा, दोनों वेक्टर यानी कि वेक्टर ए और जो नया आपके पास वेक्टर आ रहा है लैम्डा ए, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। है तो अभी भी पैरेलल लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये चीज समझ चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो मेन टॉपिक है हमारा कि यूनिट वेक्टर क्या होता है बेसिकली। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, डेफिनेशन लिखी हुई है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका तरीकेकार क्या है वो लिखा हुआ है नीचे कि इफ ए इज एनी वेक्टर देन इट्स यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज, कि अगर कोई वेक्टर ए है हमारे पास तो उसके यूनिट वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उस वेक्टर के ऊपर ये छोटी सी हेड बना के, कैप सी बना के ना, इस तरीके से यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इट इज डिफाइंड एज, कि अब ये जो यूनिट वेक्टर है उसका फॉर्मूला बेसिकली वो बता रहा है कि वो कैसे आएगा कि आपका जो वेक्टर है आपने उसे क्या कर देना, डिवाइड कर देना है किसके साथ, उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देना है। तो आपने अपने वेक्टर को जिसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देना है उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ। तो जब भी आपने किसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा दो काम करेंगे, हमने पहली बात है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और फिर वेक्टर को और मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देना, तो हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो हैं भी इसी के रिलेटेड, तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं तो उसकी प्रैक्टिस भी साथ में ही हो जाएगी। अब बुक मार्किंग की बात है तो बुक में मैं मार्किंग भी आपको करवा देता हूँ, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम। जी, तो मार्किंग पे आते हैं। पोजीशन वेक्टर तक मैंने करवा दी थी, अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की रह गई थी तो इसको भी हम कर लेते हैं। तो करना क्या है, सिंपल सिंपल जैसा लिखा आपको सारा ही करना है यहाँ से लेकर
एंड तक। डायग्राम भी हमने आपको समझाई थी, तो आपने यहाँ से देख के समझ लेना है। अच्छा, आगे वो देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है नोट में, वो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज आल्सो नोन एज नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर, कि मैग्नीट्यूड को नॉर्म भी कहते हैं और लेंथ भी कहते हैं वेक्टर की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम, टॉपिक है हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। तो ये भी आपको सारा ही करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये दो कंडीशन इसकी स्पेशली याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यूनिट वेक्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको देख लें। वो कहता है कि अगर ए और बी बराबर है तो ए और बी हैव द सेम डायरेक्शन एंड, और उनकी मैग्नीट्यूड भी बराबर होगी, डायरेक्शन भी बराबर होगी। ये हम पढ़ चुके हैं इक्वल वेक्टर में कि उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बराबर होती है। आगे वो कहता है इफ ए इज जीरो वेक्टर, अगर ए कोई जीरो वेक्टर है या नल वेक्टर है तो उसकी मैग्नीट्यूड भी बेसिकली क्या होगी, जीरो होगी। तो जीरो वेक्टर कैसे कहते हैं उसका, जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो। चले नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर की, ये कर लीजिएगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपने एक यूनिट वेक्टर मालूम करना है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर गिवन बिलो, कि ये जो वेक्टर हमने आपको दिया है इसी की डायरेक्शन में आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो करते हैं। हमने ये चीज पढ़ी हुई है, आपको अभी समझाई कि यूनिट वेक्टर के लिए सबसे पहले तो उस वेक्टर की आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होती है। तो मैं पहले इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं अपने वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला सिंपल सा है कि आपने एक्स और वाई का स्क्वायर ले लेना होता है। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे सवाल में एक्स की जो वैल्यू थी वो -4 थी, तो एक्स की जगह पर आएगा -4। यहाँ पर आ गया -4 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह पर आएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ पर आ गया 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। दोनों जमा हो रहे हैं, जमा होकर हमारे पास आ जाएगा 41। तो फाइनली हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आ गई 41 आ गई वेक्टर ए के। अब मैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकता हूँ। यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला है वो पहले लिखेंगे हम। यूनिट वेक्टर को हमने कैप से रिप्रेजेंट करना होता है, वेक्टर के ऊपर कैप डाल के। और वो कैसे आएगा, मैं इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दूंगा, वेक्टर ए को डिवाइड करूंगा मैग्नीट्यूड के साथ, यानी कि वेक्टर ए डिवाइडेड बाय वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर निकालने का। अब वैल्यूज पुट करते हैं। वेक्टर ए हमारे पास क्या था, वो था -4i और 5j, माइनस के 4i और प्लस के 5j। ये वेक्टर ए आ गया। अब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड के साथ। मैग्नीट्यूड आई थी √41, तो यहाँ पे भी आ जाएगा √41। अब ये जो 41 है ना, इसको मैं हर एक के नीचे अलग कर लेता हूँ। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय √41 प्लस 5 डिवाइडेड बाय √41। साथ में आ जाएगा यहाँ पे j और यहाँ पर i आ जाएगा। ये आ गया आपके पास आपका यूनिट वेक्टर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। इसी के साथ इसका ये पार्ट 1 हो गया। अब हम इसके पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो इसका पार्ट 2 है। अब हमने इसका भी यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए x का कंपोनेंट जमा y कंपोनेंट का स्क्वायर लेंगे। अब गिवन क्वेश्चन के अंदर x क्या है हमारे पास, यहाँ पर x की जगह पर 6 है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y की जगह पर यहाँ पर 8 है तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 आएगा, प्लस 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 आ जाएगा। अब ये दोनों जमा हो रहे हैं, इन दोनों को जमा करते हैं। हमारे पास आएगा 100 का अंडर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास जो मैग्नीट्यूड आ गई ए की वो 10 आ गई। अब अगला काम है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करना। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि हमने अपने वेक्टर ए को डिवाइड कर देना होता है उसकी मैग्नीट्यूड के साथ।
अब वेक्टर ए हमारे पास क्या है देख लेते हैं। वेक्टर ए था 6 आयोटा प्लस के 10 प्लस के 8, तो वेक्टर ए की जगह पे मैं लिख देता हूँ 6 आई, आयोटा नहीं है आई कहेंगे से, प्लस के 8 जे डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया 10, मैं इस 10 को दोनों के साथ अलग कर देता हूँ, 6 के साथ मैं अलग कर देता हूँ, 6 आई डिवाइडेड बाय 10 और प्लस 8 के साथ मैं अलग कर देता हूँ, 8 डिवाइडेड बाय 10, साथ में आ गया जे। अब इनकी कटिंग हो सकती है, वो हम कर लेते हैं। जैसे 2 3 द 6 और 2 5 द 10, यहाँ पे 2 4 द 8 और देन 2 5 द 10 आ जाएगा। तो फाइनली जो बचेगा मेरे पास वो बचेगा यहाँ पर 3 डिवाइड में आ गया 5 और साथ में मेरे पास जो वेक्टर आया था वो यहाँ पे आई था, प्लस यहाँ पे ऊपर बच गया 4 डिवाइड में बच गया हमारे पास 5 और साथ में जो वेक्टर बचा जे। तो इस तरीके से मेरे पास आ गया मेरा यूनिट वेक्टर ए। और चूंकि ये यूनिट के वेक्टर है तो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, हैट बनाएंगे। ये वाला जो सिंबल है इसे हम हैट कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, ये भी हमारा इसका पार्ट 2 भी हो गया। अब इसके बाद हम मूव करते हैं इसके पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 है क्वेश्चन नंबर 6 का। पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर ही यूनिट वेक्टर आएगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए पहले हम अपनी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड कैसे आएगी, हम इसमें x और y को जमा कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने से। अब इसमें 1 बाय 1 वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले बात की जाए x की, तो x की जगह पर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाय √6, तो x की जगह पर x की वैल्यू आ गई, प्लस अब y की जगह पर भी सेम यही वैल्यू लिखी हुई है 1 √6, तो ये आ गया बाय स्क्वायर आ गया इसकी वजह से। अब बस इसे सोल्व करना है तो मैग्नीट्यूड आ जाएगी। देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और अंडर रूट स्क्वायर से खत्म हो गए सिंपल 6 बच जाएगा, प्लस यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और अंडर रूट स्क्वायर से खत्म हो गए सिंपल 6 आ जाएगा। अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो वही एलसीएम आ जाता है। तो एलसीएम आ जाएगा 6, ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी 1 + 1। इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 6। इनकी कटिंग हो सकती है 2 1 द 2 और 2 3 द 6, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ऊपर 1 और नीचे 3। तो ऊपर आ गया हमारे पास 1 और नीचे आ गया 3। अब देखिए 1 का अंडर रूट होता है हमारे पास 1, तो वो ले लेते हैं। 3 का अंडर रूट हमारे पास नहीं होता तो वो एज इट इज रहेगा। इस तरीके से आपके पास आ गया ए की मैग्नीट्यूड आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, अब अपने यूनिट वेक्टर को आप मालूम कर सकते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है कि यूनिट वेक्टर के लिए ये ऊपर हैट का निशान आता है, आपने वेक्टर को डिवाइड कर देना होता है उसी की मैग्नीट्यूड के साथ। अब वेक्टर जो हमें गिवन था वो देखते हैं वो क्या था। वेक्टर था 1/√6 आई और 1/√6 जे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय √6 आई प्लस 1 डिवाइडेड बाय √6 जे आ गया इस तरीके से। और डिवाइड में हमारे पास आ गया मैग्नीट्यूड। जो मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया वो है 1/√3, तो 1/√3 हमारे पास आ गई हमारी मैग्नीट्यूड। इस तरीके से आपने वैल्यू लिखनी है, तो बड़े ध्यान से काम करना है। अब देखें जब बटे के नीचे वाली वैल्यू भी बटे में हो ना, तो आपने क्या करना होता है उसकी एंड वाली वैल्यू को ऊपर जाके सबसे मल्टीप्लाई करा देना होता है। तो √3 ऊपर जाके सबसे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो √3 अब मल्टीप्लाई होगा इस सारी वैल्यू के साथ। इसको यहीं से उठा के लिख लेते हैं इस तरीके से, और नीचे फिर क्या बचेगा 1 बचेगा, और नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं होता तो वो हम नहीं लिख रहे। अब ये जो √3 है ये अंदर जाके सबसे होगा मल्टीप्लाई, ये √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 डिवाइड में आ गया √6, साथ में आ गया आई, प्लस √3 इस वाले 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √3 डिवाइड में आ गया √6, साथ में आ गया हमारे पास वेक्टर जे।
अब इनकी कटिंग हो सकती है। देखें 3 और 6 ये आपस में कट सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर अंडर रूट है, तो सिंपल कटिंग हो सकती है। या फिर चले आप इसको यूं भी तो कर सकते हैं कि दोनों का अंडर रूट इकट्ठा कर लें और फिर इनकी कटिंग कर लें। तो चलें इकट्ठा कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ऊपर वाले का 3 आ गया और नीचे 6 आ गया। इस तरीके से आप अंडर रूट इकट्ठा कर लें और फिर कटिंग कर लें। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका अंडर रूट 3 और नीचे वाले का 6 वाली वैल्यू आ गई। अब इनकी कटिंग करते हैं हम। तो 3 1 द 3 और 3 2 द 6, 3 1 द 3 और 3 2 द 6 आ गया। अब इनको थोड़ा सा हम काम करेंगे डायरेक्ट। देखिए 1 का अंडर रूट होता है 1, तो वो एज इट इज रहेगा। अब 2 का अंडर रूट हमारे पास नहीं होता, मतलब पॉइंट्स में आता है तो वो हम नहीं लेते, फिर सिंपल हमारे पास 2 एज इट इज आ जाएगा। साथ में क्या है आई, वेक्टर आई, प्लस यहाँ पर भी 1 का अंडर रूट आ गया 1 और 2 का अंडर रूट हमारे पास अंडर रूट 2 ही रहेगा। और इस तरीके से हमारे पास एक वेक्टर जे आ गया यहाँ पर। तो ये मेरे पास क्या था, यूनिट वेक्टर ए की हमने वैल्यू निकाल ली। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। काम तो वही है जो पहले वाला था, बस फ्रैक्शन आने की वजह से थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन तरीकेकार वही होते हैं। इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 हो गया। अब इसके पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट है सेम काम। तो पहले तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे यूनिट मैग्नीट्यूड फाइंड करने का। तो बार बार वही फॉर्मूला लिखना है, तो मैं यहीं से ही कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब बारी है इसमें एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करने की। तो मेरे पास वेक्टर एज इट इज अंडर रूट एक्स की बात की जाए तो यहाँ पर मेरे पास एक्स की जगह पर 1/2 है, तो एक्स की जगह पर 1/2 आ जाएगा स्केयर, प्लस वाई की जगह पर है माइनस के 3/4, तो वाई की जगह पर आएगा -3 डिवाइडेड बाय 4 का स्केयर आ जाएगा इस तरीके से। अब इनके स्केयर्स को ओपन कर देते हैं हम। सबसे पहले ये जो 1 है 1 का स्केयर 1 रहेगा और 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस का स्केयर प्लस 3 का स्केयर 9 और नीचे 4 लिखा हुआ है, 4 का स्केयर हमारे पास हो जाएगा 16। इनको भी सोल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में जो बटे में वैल्यू आती है वही, अब 4 भी है 16 भी है, हम सिर्फ 16 लिखेंगे क्योंकि 16 4 के टेबल में भी आ जाता है, तो बड़ी वैल्यू एक ही बार लिख लेंगे हम। और 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 16 आता है 4 तक, जहां तक टेबल पढ़ना होता है उसे ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है 1 के साथ। तो 4 का टेबल 4 तक पढ़ा, 16 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो 4 आ गया, प्लस यहाँ पर देखिए 16 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे 16 आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई कराया तो 9 आ गया। यहाँ आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं 16 16 से कैंसिल तो 9 बच गया। अब इनको आप जमा कर लें, तो 9 और 4 जब जमा होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 16। अब 13 का तो अंडर रूट हमारे पास है नहीं, तो वो तो एज इट इज रहेगा अंडर रूट 13 की शक्ल में, लेकिन 16 का है वो 4 है, तो इसकी जगह पे 4 आ जाएगा। यहाँ चले इसको एक स्टेप नीचे कर लेते हैं। तो फाइनली मेरे पास जो आएगा इसकी मैग्नीट्यूड में जो आएगा वो ये आएगा कि 13 का अंडर रूट 13 ही रहेगा डिवाइडेड बाय 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास मैग्नीट्यूड। अब बारी है हमें अपने यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल करने की, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला भी यहीं से ही उठा लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है ना, वैल्यूज डिफरेंट है वो हम लिख लेंगे। तो ये हमने अपना फॉर्मूला लगा लिया, अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर ए है तो हमें वेक्टर ए लिखना है। वेक्टर ए की वैल्यू थी मेरे पास 1/2 और -3/4, 1/2 1/2 साथ में आई -3/4 साथ में जे, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आई थी √13/4, √13/4। अब ये बात मैंने यहाँ भी बताई थी, इधर भी बता रहा हूँ कि जब बटे के नीचे वाली वैल्यू भी बटे में हो तो उसके एंड वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 4 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, कुछ इस तरीके से कि 4 होगा मल्टीप्लाई ऊपर वाली सारी वैल्यू के साथ, 1/2 के साथ भी होगा आई, और -3/4 के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड में हमारे पास बच गया सिर्फ ये वाला √13। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें आप, तो देखिए 4 और चले 4 1 द 4
डिवाइडेड बाय 2, साथ में आ गया आई, माइनस 4 3 द 12 और नीचे आ गया 4, साथ में आ गया जे। अब ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है ना 1, ये √13, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं √13, ऐसे भी ठीक है, लेकिन एक और आसान तरीका लिखने का, उससे थोड़ा साफ सुथरा लगेगा ये। यहाँ चले रहने दे, ऐसे लिख लेते हैं, बस 1-2 स्टेप और हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा काम। तो 13 हो गया। अब देखें 2 और 4 डिवाइड हो गए, हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल सिंपल 2 बच जाएगा, और साथ में क्या आ गया, हमारे पास आई आ गया, माइनस 4 और 12 इनको डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, साथ में आ गया जे। अब ये जो √13 है, इसको भी आप हर एक के नीचे अलग कर दें, या यहाँ पे लिख लें, अगले स्टेप में अलग कर लीजिएगा, यहाँ चले अभी ही कर लेते हैं। तो 13 को मैं इसके नीचे अलग कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आ गया √13, और 13 इसके साथ भी अलग हो जाएगा, तो इधर भी आ गया √13। तो इसी के साथ मेरे पास यहाँ पर भी जो यूनिट वेक्टर हम फाइंड करे थे वो आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी बातें, सारे स्टेप समझ चुके होंगे। कहीं पर भी अगर आपको इशू है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर आपको समझ आ गई है तब भी आप ज़रूर कमेंट किया करें और वीडियो भी शेयर कर दिया करें। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा हुआ है इफ अगर ए बी और सी तीन वेक्टर्स आपको दे दिए उसने, आगे वो कहता है देन फाइंड यूनिट वेक्टर, आपने एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है पैरेलल टू, जो कि इस वाले वेक्टर के पैरेलल होगा। तो आपने एक ऐसा यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इस वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला वेक्टर बेसिकली क्या है। जब ये पता चल जाएगा तो फिर यूनिट वेक्टर निकालना मान लिया आसान होगा। तो पहले तो हम इस वेक्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसा कि उसने बताया हुआ है, हमारे पास क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और माइनस के 3c, वेक्टर 3c। ये वाला वेक्टर कैसे आएगा, ए बी सी की वैल्यूज पुट करके इनको आपस में सोल्व कर लेते हैं, तो ये वाला वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। सबसे पहले ए है तो मैं ए की वैल्यू लिखूंगा। ए हमें दिया हुआ उसने 5i और माइनस के 7j, ये ए की वैल्यू आ गई। आगे बी है तो फिर बी की वैल्यू लिखेंगे हम, -i और -j, -i और माइनस के j। और आगे यहाँ पे देखिए -3 था तो -3 आ गया, 3 के आगे c है तो c की वैल्यू आएगी 2i और देन +3j। इस तरीके से इन सारी वैल्यूज को आप ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद आपस में इनको प्लस माइनस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं इसको साइड पे कर दूं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे तो ये एज इट इज रहेगा 5i माइनस के 7j। अब ब्रैकेट के बाय प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लामतों को, तो ये -i है तो -i ही रहेगा, और -j है तो -j ही रहेगा। अब ये -3 अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई भी होगा, लामते भी बदलेगा क्योंकि माइनस था साथ में। तो 3 टू द 6 तो माइनस के 6i हो गया, और प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9j हो गया। अब i वाली और j वाली वैल्यूज को आपस में हम प्लस माइनस करेंगे, तो i वाली एक ये वाली वैल्यू है हमारे पास, एक ये है और एक ये है। अब आप देखिए 5 में से एक जाएगा तो 4 बच गया, 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 बचेगा क्योंकि बड़ी के साथ माइनस है, तो -2i बच गया। ये तो i के साथ हमने काम कर लिया। अब बारी है j की, तो j वाली वैल्यू एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो देखिए -7, ये -1 और -9, तो -9 और -1 -10 हो गया, 10 और 7 मिलके 17 हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया 17 माइनस के 17j हो गया। इस तरीके से ये हमारे पास वेक्टर आ गया। अब बार बार मैं ये इतनी बड़ी वैल्यू लिख के बताऊंगा कि ये वेक्टर है, तो मैं इसको फर्ज कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि ये सारे का सारा वेक्टर ना u के बराबर है। इस सारे को मैं u के बराबर फर्ज कर लेता हूँ, तो इससे ये है कि मेरे लिए आसान हो जाएगा, वरना मुझे बार बार ये इतनी बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो मैं इसे सारा u के बराबर फर्ज कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। उन्होंने यही कहा था ना कि आपने क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इसके पैरेलल है। तो बेसिकली मैं अगर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लूंगा तो वो सेम वही वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर जो इसके पैरेलल वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। यानी कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल है, एक ये है और एक ये है, आप अगर किसी एक का भी यूनिट वेक्टर फाइंड करते हो तो दूसरे का भी बेसिकली वही यूनिट वेक्टर होगा।
तो मैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लूंगा तो दूसरे वाले का यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि इसके पैरेलल है। तो अब यूनिट वेक्टर के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होती है मैग्नीट्यूड, तो इसकी हम पहले मैग्नीट्यूड मालूम कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला हमारे पास वो ये है कि आपने एक्स का भी स्केयर लेना होता है प्लस वाई का भी स्केयर लेना होता है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स की जगह पे यहाँ पे -2 आ गया और वाई की जगह पर -17 आ गया, ऊपर आ गया स्केयर। अब आप देखें कि माइनस का स्केयर प्लस हो जाएगा और 2 का स्केयर 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी 17 है, 17 का जो स्केयर है वो 289 होगा। अब ये दोनों जमा हो रहे हैं, जमा करेंगे तो 293 आ जाएगा, √293। इस तरीके से आपके पास आ गया वेक्टर u की मैग्नीट्यूड। अब हमें बेसिकली इसका यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला हमारे पास वो ये है कि आपने यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, अपने वेक्टर को डिवाइड कर देना होता है उसी की मैग्नीट्यूड के साथ। तो u की ही मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। सबसे पहले ऊपर वेक्टर u था हमारे पास ये -2 और -17, तो u की जगह पे आ गया -2i और -17j, और डिवाइड में हमारे पास आ गया u की मैग्नीट्यूड आ गई √293 लें जी। ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर। अब इसको आप सेपरेट करके हर एक के नीचे अलग करके लिख लें। तो मैं 2 के नीचे अलग कर लेता हूँ, -2 √293 और -17 के नीचे भी अलग कर लेते हैं, √293, साथ में आ गया j, और यही हमारा जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके हैं, ये काम तो वही है जो इससे पहले भी हमने किया हुआ है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था। इसमें भी उसने ए बी सी वेक्टर दे दिए और आगे कहता है फाइंड यूनिट वेक्टर। आपने एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो कि इसके पैरेलल है। करते हैं, सबसे पहले तो हम इस वेक्टर को फाइंड कर लेते हैं ना, ये है क्या। तो जैसा कि हमें गिवन है कि 3a -2c और +4b। अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो मुझे इसके अंदर ए बी सी सब की वैल्यूज पुट करके इसे सोल्व करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू देखते हैं, वो है 3i और -j, आगे -2, फिर c है तो c की जगह पर c की वैल्यू आ जाएगी i और j, i + 2j। उसके बाद 4b है तो b की जगह पर आ जाएगा -2 और देन 4 +4 एज इट इज। b की जगह पर आएगा -2 i और 4j +4j। अब आते हैं इसको सोल्व करते हैं। ये वैल्यूज जो है अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 तो 3 3 था 9, 9i -3j से मल्टीप्लाई हो गए 3j हो जाएगा। अब -2 अंदर जाएगा तो -2i हो गया, प्लस -2 4, साथ में आ गया j। देन ये देखिए -2 था, ये +4 है तो +-4 8, साथ में आ गया i। अब 4 और 4 प्लस के 16, 4 4 16, साथ में आ गया j। अब i वाली वैल्यूज को पकड़ते हैं। i वाली एक ये वैल्यू है, एक ये है और एक आ गया हमारे पास ये। अब देखिए 9 हमारे पास प्लस क्या और ये दोनों माइनस क्या, तो करते हैं 9 में से 2 जाएंगे तो 7 बचेगा, 7 में से 8 को माइनस करेंगे तो -1 बचेगा, तो माइनस आयोटा बच गया क्योंकि बड़े वाली माइनस में हो गई थी। अब तो माइनस आयोटा आ गया। अब जे वाली वैल्यूज को देखते हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, दोनों माइनस में, ये दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, 4 और 3 7 हो गया, और आगे जमा का 16 है, तो 16 में से 7 को निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 9j। अब 9 प्लस का बचेगा क्योंकि बड़े वाली प्लस में थी, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इस तरीके से हमने इसको सोल्व करके अपना वेक्टर तो मालूम कर लिया, लेकिन बार बार मैं इतनी बड़ी वैल्यू लिखूंगा तो उसके लिए मैं अपना थोड़ा आसान सा शॉर्टकट यूज करता हूँ। लेट कर लेता हूँ कि ये सारा जो वेक्टर है मेरा u के बराबर है -i
और प्लस के 9j, ये सारा u के बराबर है। अब मुझे चूंकि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ना, तो मुझे इसकी पहले मैग्नीट्यूड मालूम करना पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। फॉर्मूला ये है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है वो है -1, आयोटा के साथ -1 है, तो एक्स की जगह पर आ जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस वाई जे वाली वैल्यू वो 9 है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा +1 प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 82। ये मेरे पास आ गई अपने वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब मैं अपना यूनिट वेक्टर मालूम कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यूनिट वेक्टर का। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर कैसे आता है कि आप उस वेक्टर को डिवाइड कर दें उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ, तो उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। वेक्टर हमारे पास क्या था u, वो था माइनस आयोटा और प्लस के 9, तो माइनस के आयोटा, आयोटा कह दे तो मैं इसे, ये सिंपल आई है, माइनस के आई, आई एक यहाँ पे वेक्टर है, माइनस आई और प्लस के 9j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं √82, तो √82 आ गया। अब इसको हर एक के नीचे अलग करते हैं। तो सबसे पहले ये आई के नीचे अलग होगा, तो माइनस आई डिवाइडेड बाय √82। अच्छा, आप इसको यूं भी कर सकते हैं कि आप यूं करें -1 डिवाइडेड बाय √82, ठीक है। आई को आप अलग से लिख लें, आई को साथ में लिख लें यूं, इस तरीके से, क्योंकि आई के आगे 1 तो होगा ना, तो इसको 1 के नीचे अलग कर लिया हमने। प्लस यहाँ पे जे के आगे 9 है, तो 9 के नीचे भी इसे मैं अलग से लिख लेता हूँ, 9 डिवाइडेड बाय √82, इस तरीके से, साथ में आ गया जे। इसी के साथ आपका जो यूनिट वेक्टर था वो आ गया। उम्मीद है कि आप ये भी समझ चुके होंगे और आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था। कहीं पर भी इशू हो आप कमेंट करें, ना हो तब भी कमेंट करके बताया करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल। आपने बताना है कि इनमें से कौन से वेक्टर पैरेलल है और कौन से नहीं है। अब इसमें एक चीज ना आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन चले मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। मान ले मेरे पास एक वेक्टर है ये वाला, और इस वेक्टर को मैं ए कह देता हूँ। ये वेक्टर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है और वो नंबर 3 है। कोई भी नंबर हो सकता है, मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ। 3 से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, तो क्या होगा, इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये है, अब दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल ही है, क्योंकि डायरेक्शन सेम है दोनों की, तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा, पैरेलल में डायरेक्शन ऑपोजिट हो तब भी पैरेलल हो जाता है। पैरेलल बेसिकली वो होते हैं जो जो एक दूसरे के साथ चल रहे हो और उनके बीच का जो फासला है वो भी बराबर ही रहे, एक दूसरे को क्रॉस ना करें कभी भी, तो ये पैरेलल है। अगर मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई कराता तो तब हमारे पास कुछ इस तरीके का वेक्टर आ जाता कि उसकी लेंथ तो उतनी इंक्रीज होती जितनी 3a की थी, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाती, ऑपोजिट हो जाती। तो ये तीनों के तीनों आपस में पैरेलल ही हैं। तो अगर आपने चेक करना है कि दो वेक्टर पैरेलल है कि नहीं, आप ये देख लें कि दोनों वेक्टर्स किसी कांस्टेंट वैल्यू के मल्टीपल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीपल निकलता हो तो फिर वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब यही काम हमने इन सब में करना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब करते हैं इसको। जैसा कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, मैं बी को लिखता हूँ। बी हमें दिया हुआ है उन्होंने कुछ इस तरीके से कि 12 आयोटा, आयोटा कह देता हूँ मैं इसे, 12 आई है ये, प्लस के 2j। अब मैं इनमें से कॉमन निकाल सकता हूँ। मैं अगर इनमें से कॉमन निकालूं तो क्या कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल सकता है। अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे 6 बचेगा और यहाँ पे आई एज इट इज, प्लस ये 2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया, फिर हमारे पास सिर्फ j बच जाएगा। और देखें ये सारी जो वैल्यू है मेरे पास, ये किसके बराबर है, a के बराबर है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं, तो 2 एज इट इज। इसकी जगह पर आ जाएगा वेक्टर a। तो देखें जो वेक्टर b है वो a के बराबर है और साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लिहाजा a और b क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसी बात को अब हम लिख भी देते हैं।
दिस शोज डैट ए एंड बी आर पैरेलल, कि ये चीज साबित कर रही है कि ए और बी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान है, बाकी सारे भी एज इट इज ही हैं, आप इन्हें एक बार खुद ट्राई करें, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। तो अब इसके पार्ट 2 पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले आप देखें कि इनमें से मैं किसको, मैं वेक्टर बी को लिख सकता हूँ। तो वेक्टर बी वो है हमारे पास 6i और माइनस के 9j। अब इनमें से कॉमन निकालना है, कॉमन ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिसको निकालने के बाद ये चीज बन जाए। अब देखिए शुरू में माइनस है, ये वाली वैल्यू प्लस है, तो इसको माइनस बनाने के लिए तो मुझे माइनस भी कॉमन निकालना पड़ेगा, और मैं इसमें से -3 कॉमन निकालूंगा। अंदर देखें क्या बचेगा, 3 का टेबल कहाँ तक बने, 6 आता है 2 तक। अब चूंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला था तो ये प्लस थी, तो अंदर क्या बन जाएगा, माइनस बनेगा, तो माइनस अलामत बदल देता है, तो ये +6 था तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए माइनस कॉमन निकाला ना, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अब 3 का टेबल कहाँ तक बने, 9 आता है 3 तक, साथ में आ गया j। अब देखिए ये जो वेक्टर है ये अंदर वाला सेम टू सेम a के जैसा बन गया, तो इसकी जगह पे a लिख सकता हूँ, तो -3 एज इट इज, इसकी जगह पर आ जाएगा a। तो देखिए ये भी एक मल्टीपल में लिखा जा सकता है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा के a को लिखेंगे तो वो b के बराबर आ जाएगा, तो लिहाजा ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यही बात हमने लिख दी, दिस शोज दैट a एंड b आर पैरेलल, के a और b आपस में पैरेलल हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के पार्ट 3 की तरफ। इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है कि आप b में से कॉमन निकाल लें, कॉमन निकालने के बाद वो a जैसा बन जाए, ऐसा कोई नंबर नहीं है। आप खुद सोच लें, 6 और 3 है, मैं 3 कॉमन निकालता हूँ तो अंदर बचेगा 2 और माइनस j आ जाएगा। तो क्या ये सारे का सारा a के जैसा बना, नहीं बना, तो लिहाजा मैं ये बात कर सकता हूँ कि यहाँ पे कोई ऐसा कांस्टेंट नंबर नहीं है जिसको कॉमन निकालने के बाद अंदर कोई a वाला वेक्टर बन जाए, तो लिहाजा ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इसी बात को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि देयर इज नो कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर, सिंपल लैम्डा कह देते हैं, कि देर कोई कांस्टेंट नंबर लैम्डा नहीं है जिसकी वजह से हम ऐसे लिख सकें कि b जो है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई बाय a। ऐसा कोई कांस्टेंट नंबर है ही नहीं है, तो लिहाजा ये बात कर सकते हैं कि दिस शोज दैट a और b क्या है, नॉन पैरेलल, पैरेलल नहीं है। अब आते हैं अपने इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो इसमें भी आप वेक्टर b को अगर पकड़ें तो वो यूं है, 6i माइनस के 14j। अब कॉमन निकालते हैं तो 3 कॉमन निकल सकते हैं इनमें से, तो मैं 3 कॉमन निकाल लेता हूँ। 3 नहीं कॉमन निकलेगा, क्योंकि 3 के टेबल में 6 तो आएगा, 14 नहीं आ सकता, तो 2 कॉमन निकलेगा। अंदर बचेगा 2 3 द 6, साथ में आ गया i, माइनस 2 7 द 14, साथ में आ गया j। ये वेक्टर b था। अब ये सारे का सारा किसके बराबर आ गया, वेक्टर a के बराबर आ गया, तो इसकी जगह पे आप a लिख दें। अब चूंकि ये दोनों बराबर हैं, बीच में कांस्टेंट वाली वैल्यू भी मौजूद है, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया कि दिस शोज दैट कि a एंड b आर पैरेलल, कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो बहुत आसान और बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, हो गए हमारे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें वो कहता है फाइंड अ वेक्टर थ्राइज इन लेंथ। आपने एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी लेंथ इस वाले वेक्टर का 3 गुना है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन में वो ऑपोजिट है। अब वो वेक्टर किस तरह का होगा, जिस तरह की उसने कंडीशन दी है उसी के मुताबिक हम लिखेंगे। उसने कहा कि जो वेक्टर आपने फाइंड करना है वो क्या होगा, इस वाले वेक्टर का 3 गुना होगा। तो मतलब 3 गुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा इस वाले वेक्टर को, 3 आईओटा, 3i है, सिंपल आईओटा नहीं है, माइनस के 2j, 3 गुना हो गया, एक बात होगी। और आगे उसने क्या, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, के डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट है। अब ऑपोजिट कैसे होगा, आगे मैं माइनस लगा दूंगा, तो माइनस ऑपोजिट कर देता है डायरेक्शन को। बस इसे सोल्व कर लें, आपका वेक्टर आ जाएगा। -3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के 9i हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6j, ये है वो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर। जी क्वेश्चन नंबर 11, इसमें वो कहता है फाइंड 2 वेक्टर्स दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड ऑफ। आपने 2 ऐसे वेक्टर फाइंड करने हैं जो कि इस वेक्टर के का डबल हो। 1 इन सेम डायरेक्शन, एक वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, अदर इन इट्स ऑपोजिट डायरेक्शन, और दूसरा वेक्टर इसी वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले
जैसा कि उसने कहा कि आपने जो वेक्टर फाइंड करना है वो क्या होगा, डबल होगा। किसका डबल होगा, इस वाले वेक्टर का डबल होगा। तो इसका डबल कैसे आएगा, इसको 2 से मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 2 3 आयोटा, आयोटा नहीं है आई है, और माइनस के 5 जे। अब दोनों वेक्टर्स में सेम कंडीशन थी कि दोनों क्या होंगे, डबल होंगे। तो ये डबल है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये भी डबल होगा, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। लेकिन फर्क उसने कहाँ पे डाला, डायरेक्शन में। उसने कहा है एक वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और दूसरे की ऑपोजिट होनी चाहिए। तो इसकी सेम डायरेक्शन रख लेते हैं, तो उसके लिए ये जो 2 है वो पॉजिटिव ही रहेगा, और जिसकी डायरेक्शन ऑपोजिट रखनी है उसके साथ आप माइनस का निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब बस इसे सोल्व कर ले तो आपका जवाब आ जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 3 द 6 आई माइनस 2 5 द 10 जे। अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 द 6 माइनस के 6 आई हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 5 द 10 जे हो जाएगा। और यही आपका जवाब है। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। हमने इस एक्सरसाइज में हर एक सवाल को बहुत आराम से डिटेल में सुकून से समझा है, और उसके मुतालिक जो थ्योरी थी उसको भी हमने बड़े अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं भी इशू आए तो आप ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर कर दें। कहीं पर भी मसला हो आप ज़रूर बताया करें, अगर मसला ना हो तब भी कमेंट करके बता दिया करें। इसी के साथ ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।